देखिए आज का जो आपका चैप्टर है वो आईटी एक्ट 2000 है, जो यूपीएसआई और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं। मैंने उस दिन बताया, आप भी बता रहा हूँ कि एक तो क्वेश्चन है जो धारा संबंधित होगा, वो यूपीएसआई के लिए मेन रूप से है, और इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं जैसे कौन सा नियम अप्लाई होता है, कौन सा नियम लगता है, इसके अंतर्गत इस तरह का अपराध करने पर क्या सजा हो सकती है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो आपका पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, या किसी भी तरह के पेपर चाहे जो अदर देने आते हैं वो भी अप्लाई हो सकता है। या ये अधिनियम लागू कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है किसी भी एग्जामिनेशन का। ठीक, तो आईटी एक्ट सबसे पहले आई कब थी? ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, और लागू कहाँ? पूरे भारत में। ठीक, इसमें कुल 13 अध्याय हैं, 2 अनुसूचियां हैं, 94 धारा है। पहले इसमें 4 अनुसूची थी, 2000 में संशोधन हुआ। इस समय कितनी अनुसूची चल रही है? 2 अनुसूची। ठीक, वर्तमान केयर करना है आपको। कितनी अध्याय है? 13। अनुसूची कितनी है? 2। और धारा कितनी है? 4। ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम के क्वेश्चन बनेगा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद सन 2008 में इसमें संशोधन किया गया, और वर्तमान में जो लागू जो संशोधन के बाद लागू हुआ सो 27 अक्टूबर सन 2009 से लागू हुआ। कब हुआ? 27 अक्टूबर। देखिए दो क्वेश्चन पूछेगा कि आईटी एक्ट कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 17 अक्टूबर सन 2000 को। कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर सन 2000। लेकिन ये पूछे संशोधन वाला कब लागू हुआ था, तो बताएंगे 27 अक्टूबर सन 2009। कब लागू हुआ था? 27 अक्टूबर सन 2009। ठीक है, उसके बाद अब इसमें प्रमुख धाराएं पढ़ते हैं। ठीक, तो धारा 2 क्या बोलता है? धारा 2 परिभाषा बोलेगा। क्या बोलेगा? परिभाषा। अब इसमें किसकी किसकी क्या क्या परिभाषा, ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता साइबर कैफे की परिभाषा क्या है, प्रमाणकर्ता की परिभाषा क्या है, उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। आईटी एक्ट का मतलब ये हो गया कि जो मोबाइल की दुनिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से कार्य कर रहे हैं, वो सब आईटी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आईटी के अंतर्गत। तो अब देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले होता है प्रमाणकर्ता अधिकारी। प्रमाणकर्ता अधिकारी क्या होता है कि जो अधिकारी आईटी संबंधित मामलों की जांच करता हो, उसका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रमाणकर्ता अधिकारी। क्या बोलते हैं? प्रमाणकर्ता अधिकारी। दूसरा होता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी मटेरियल हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइबर कैफे, ये पूछ चुका है कि साइबर कैफे की परिभाषा क्या है। तो यदि इंटरनेट का प्रयोग, सुनिए बेटा, यदि इंटरनेट का प्रयोग कारोबार के रूप में किया जाए। साइबर कैफे आज तो है, पहले बहुत चलता था साइबर कैफे, नाम सुना होगा आपने। सब नेट चला कर वहां बच्चे जाके बैठते थे और प्रति घंटा पैसा दी, जैसे लाइब्रेरी है वैसे पहले साइबर कैफे था। तो साइबर कैफे एक तरीके से इनकम करने का स्रोत है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर इंटरनेट का प्रयोग व्यापार के मकसद से किया जाता हो। किस मकसद से? व्यापार के मकसद से किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? साइबर कैफे। क्या होता है? साइबर कैफे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? आप जब भी इस समय जैसे कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं उसमें ऑलरेडी सिग्नेचर बना रहता है, तो उस पे उसको होता है डिजिटल सिग्नेचर। किस होता है? डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है? अधिकारियों का एक प्रमाणित सर्टिफिकेट सिग्नेचर होता है जो किसी भी प्रमाण पत्र पर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। आज आप चाहे जो कुछ भी, जैसे आप आज आप निवास बनाते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है, वह मैनुअल नहीं होता। कौन होता है? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अगला क्या है? ई अभिलेख। ई अभिलेख का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इसका अर्थ क्या होता है? नेट पर उपलब्ध आपकी जितने भी अभिलेख हैं, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हुआ, आपकी खो गई मार्कशीट, कोई दिक्कत नहीं है। जो करते वेरिफिकेशन को आपको रोल नंबर डालेंगे, खुद ही चेक कर लेंगे कि आप हाई स्कूल पास हुए नहीं पास हुए। डीएल है आपका, नहीं पेश कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल नंबर डाले, आपका डीएल नंबर याद है, डीएल नंबर डाले, आपका चेक कर लिए ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। ये कौन सा अभिलेख कहा जाता है? ई अभिलेख। क्या भैया? ई अभिलेख। जिसके अंतर्गत माइक्रो फिल्म से लेकर कंप्यूटर तक की जितनी भी चीजें हैं जिसको आप प्रूफ के रूप में रखते हो, क्या कहलाता है? ई अभिलेख। उपयोग करता है, सब्सक्राइबर किसे कहा जाता है? सब्सक्राइबर। जैसे भी मेरा यूट्यूब चल रहा है, आपने सब्सक्राइब किए होंगे कुछ लोग, जो सब्सक्राइब किए होंगे उन्हें सब्सक्राइबर कहा जाता है। क्या होता है? सब्सक्राइबर। यानी आप उपयोग करता हुए, नहीं उपयोग करते हुए, देने वाला मटेरियल में, लेने वाले आप हैं। अब जो भी होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से ई चिन्ह प्रमाणन जारी किया जाता है, यानी जो आपको दिया गया है उसमें वो आपको प्रमाण पत्र जारी किया गया कि आप इसके माध्यम से या इस कार्य को कर सकते हैं, तो क्या कराएंगे आप? सब्सक्राइबर। क्या कराएंगे? सब्सक्राइबर। क्लियर सुना क्या होता है सब्सक्राइबर? चलिए आगे देखिए ना। देखिए
डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता क्यों होती है? डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता क्यों होती है? दोनों में में आप समझिए ना क्यों होती है? समय कम लगता है, समय कम और कहीं पर रहे लग जाता है। बड़ा डिजिटल सिग्नेचर का सबसे बड़ा मतलब ये है कि किसी भी कागज को प्रमाणीकरण के लिए, जैसे कोई कागज है जब तक उस पर प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक आप प्रमाणित नहीं होगा तो मान्य तो होता नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो प्रमाणित होता है। तो किसी भी ई डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? ई सिग्नेचर। किसकी? ई सिग्नेचर। जैसे पहले हाथ से बनता था जात आय निवास प्रमाण पत्र, इसमें मैनुअल की साइन लगती थी, पता चला लेखपाल गायब है, एसडीएम साहब गायब है। अब तो किसी को जरूरत ही नहीं, ये डिजिटल ऑलरेडी उसमें अपलोड है। ये जैसे आपने आपका फॉर्म भरा खुल करके आ गया, ऑलरेडी उस पर डिजिटल जो है साइन होकर के आता है। मेरी बात समझ समझिए। तो ये जो ये डिजिटल हुआ है वो किसी भी प्रमाण पत्र को साबित करता कि प्रमाण पत्र सही है ई सिग्नेचर के माध्यम से। किस माध्यम से? ई सिग्नेचर। अब धारा 3 क्या दो में क्या रही सबकी परिभाषा? कंप्यूटर किसे कहते हैं, प्रमाणीकरण किसे कहा जाता है, ई सिग्नेचर किसे कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण साइबर कैफे किसे कहा जाता है, और डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, सब्सक्राइबर क्या होते हैं, पूरा का पूरा डिटेल था परिभाषा किसमें? धारा 2। धारा 3 क्या बोलता है? धारा 3 बोलता है डिजिटल सिग्नेचर मान्य होता है। धारा 3 क्या बोलता है? डिजिटल सिग्नेचर मान्य। यानी अगर आप कहीं पेश करते हो अपना जाति प्रमाण पत्र उसमें मैनुअल नहीं है तो भी मान्य होगा, क्योंकि कौन है उसमें? डिजिटल सिग्नेचर। क्या बोला? डिजिटल। धारा 4 क्या होता है? धारा 4 इसको आप कई बार सुने होंगे, कई बार। धारा 4 आईटी की धारा 4 ई दस्तावेजों की मान्यता, ई दस्तावेजों कानूनी मान्यता। जैसे कभी कभी पुलिस वाले गाड़ी चेक करते हैं, ठीक? जब पुलिस वाले गाड़ी चेक करते हैं तो क्या होता है कि आप अपना कागज पेश करते हो, तो कागज पेश करने के जब वहां कागज को रखते हो तो क्या होता है कि कहते हैं कि नहीं अपनी ओरिजिनल कागज को दिखाइए आप, ठीक? तो कहते हैं ओरिजिनल कागज को दिखाइए, तो जब ओरिजिनल कागज पेश आप करते हैं तो उसको मानते ही नहीं है। मतलब नहीं कहें, आप कहेंगे नहीं है मेरे पास, तो कहेंगे नहीं ये आप दिखाते हैं मोबाइल वाला कागज, या फिर इसमें क्या बोलते हैं डिजिलॉकर में सब रखा होता है, तो उसका इस्तेमाल करके उनको बता, उनको लगता नहीं वो मानते ही नहीं। लेकिन धारा 4 क्या कहती है? मानना पड़ेगा आपको। क्या करेगा? मानना पड़ेगा। यानी यदि आप कोई कागज ई डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाते हैं और पुलिस भी नहीं मानती तो धारा 4 के अंतर्गत वो अपराधी हैं। कौन? सरकारी आदमी। यानी अगर कोई आप ई डाटा पेश कर तो कोई जरूरत नहीं पूरे कागज ले चलने की, आपके पास मोबाइल है ना, सारा डाटा उसमें आप दिखा दीजिए, मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये धारा 4 कहती है, आईटी की धारा 4 दिमाग बैठा ना आपके। कभी कोई पूछेगा तुरंत किसका प्रयोग करेंगे आप? धारा 4। अगर कोई नहीं माना जाएगा, पुलिस साहब फिर से पढ़ लो, हम तो जेल नहीं जाएंगे लेकिन आप तो जरूर जाओगे सर। आप नहीं मान रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के दे दो उनको नहीं मानना है, ऐसा ठीक है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बोल दीजिए। तो बोले क्यों? बोले धारा 4 के अंतर्गत जाके पढ़ के आइए आप सर फिर से। आरटी धारा 4 बोलती है जितने भी ई दस्तावेज हैं सब कानूनी रूप से क्या है? मान्य। ठीक क्लियर आपका? चलिए अगला आपको चलते हैं। उसके बाद देखिए, अच्छा अगर ऐसा ना होता तो आप तुरंत कभी कभी आपका आधार कार्ड खो जाता है, तुरंत यहाँ से डाउनलोड कर लेता तो तुरंत मान्य हो जाता है, क्यों? वो भी तो है ई दस्तावेज ही। तो वो तो आप जो अपने कंप्यूटर डाउनलोड कर लिए तुरंत, वो क्या है? ई दस्तावेज। ऑलरेडी वहाँ उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है? आपने डाउनलोड क्यों किया? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध था ना, इसलिए आपको मान्य होगा। मतलब ई सिग्नेचर भी मान्य है। क्या होता है? ई सिग्नेचर भी मान्य होता है। कभी कभी जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं कहते हैं इसमें सही नहीं है। आप जात निवास प्रमाण पत्र में केंद्र सरकार के बना हुआ था जो किसी फॉर्म में भरने में होता था, दिल्ली को फॉर्म भरा था जो केंद्र सरकार की लगता है जात निवास, एक वेरिफिकेशन होता, साहब चेक कर रहे थे मान ही नहीं रहे थे, बोले इसमें सही नहीं। हम भी गए, तुमने कहा सर जरा इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, ई साइन होता है। अब कहाँ रह गया मैनुअल साइन? क्या है? ई साइन। ई साइन की क्या है? कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, किसके अंदर? धारा 5। धारा 4 क्या बोलता है कि ई दस्तावेज मान्य है, और धारा 5 क्या बोलता है? धारा 17 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धारा 17 क्या बोलता है कि जो इसके आईटी के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी धारा 17 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 17 के अंतर्गत। इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कौन करेगी? केंद्र सरकार। धारा 17 के अंतर्गत आईटी के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और इनकी नियुक्ति करता कौन है? केंद्र सरकार। कंफर्म। धारा 43 क्या है? धारा 43 यह है कि बिना किसी अनुमति से कंप्यूटर प्रणाली या इंटरनेट का उपयोग करना अपराध होता है, जिसमें सजा 1 करोड़ तक का होता है। सुनिए धारा 43 क्या बोलता है?
धारा 43 का मतलब यह होता है कि कोई बंदा कंप्यूटर अपना रख के गया, ठीक, और आपने बिना उसके परमिशन से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ कंप्यूटर नहीं, मोबाइल भी, अगर आपने बिना परमिशन से किसी का मोबाइल इस्तेमाल कर लिया और आप उसमें से कुछ चीज थी तो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, निजता का अधिकार। आप उसके पासवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है तो धारा 43 के अंतर्गत आप अपराधी हो और आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कितना? 1 करोड़। गलती मत करिए, किसी मोबाइल पर टच करिए। अगला धारा 48। धारा 48 होता है कि साइबर अपील प्राधिकरण की स्थापना। किसकी स्थापना? साइबर अपील प्राधिकरण की स्थापना किसके अंतर्गत? धारा 48, ठीक है। धारा 17 में किसकी नियुक्ति हो रही थी? अधिकारियों की। और इसके प्राधिकरण की स्थापना किसके अंतर्गत होगा? धारा 48। प्राधिकरण की जो भी नियुक्ति होगी कौन करेगा? केंद्र सरकार। अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद अगला होता है साइबर अपील कब कर सकते हैं? कोई आपको फैसला साइबर अपील अधिकारी ने सुना दिया तो आप उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। अच्छा, ये विशेष अधिकार आपको है। विशेष अधिकार ये है कि आप इसके खिलाफ सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट। जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ जिला कोर्ट में जाइए, सीधा कहाँ जा सकते हैं आप? हाई कोर्ट। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो भी यूपीपी में नहीं पूछा है, सिविल किसी क्वेश्चन पूछा हुआ था वनडे एग्जामिनेशन में। ये साइबर अपील के खिलाफ आप केस करना चाहते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे कहाँ जा सकते हैं? जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य स्थान पे कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अगला होता है धारा 65 क्या बोलता है? कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से। और उसके बाद अगर मान लीजिए धारा 65 क्या बोलता है? धारा 65, धारा 66। धारा 66 अति महत्वपूर्ण है। धारा 65 क्या बोलता है? किसी कंप्यूटर के दस्तावेज में छेड़छाड़। नहीं समझे मेरी बात? 65 ये बोलता है, मोबाइल आपके पास है ना? तो मोबाइल में क्या करता है कि आपके पास फोटो वीडियो कोई है, ठीक, उसको एडिटिंग कर देते हैं। ये आपके मोबाइल है, एडिटिंग आपके मोबाइल से किया गया है। कंप्यूटर आपका है, ठीक, आपने उसमें अपना पर्सनल डाटा रखा हुआ है। कोई बंदा आया आपके घर मौजूद भी, उसने क्या किया? उसको कुछ चेंजिंग कर दिया। फोटो आपका था, उसको थोड़ा सा रूप बदल दिया या फोटो में कुछ एक्स्ट्रा फोटो डाल दिया, तो ये क्या है? ये दस्तावेज का छेड़छाड़ कहा जाता है। क्या कहता है? दस्तावेज का छेड़छाड़। ये आपने डाटा बना रखा, उसको उसने मारते डिलीट, खत्म। उसके स्थान कुछ और डाटा रख दिया। जैसे अगर मूवी याद होगा तो 3 इडियट याद है? उसमें शब्दों का बदलाव किया गया था। तो अगर वो दंडित होते, धारा किसके अंतर्गत होते? 65, लेकिन दंड नहीं मिला उनको। धारा 65 IT 2000 कहते कि इतना बदमाशी किए बच्चा, इसमें जानते क्या सजा है? 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना। वे IT वाले बच्चे थे, उनको केस नहीं होता, लेकिन पिक्चर दिखा देगा ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा करिएगा मत। किसके अंतर्गत सजा आएगा आपका? धारा 65। एवढा धारा 65 के अंतर्गत है अपराध हो कि 3 लाख की सजा, 3 वर्ष का जेल और 2 लाख की सजा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन धारा 66, ये हर किसी में हैकिंग। क्या है? हैकिंग। जान रहे ना? किसी की मोबाइल हैक कर लेना, अकाउंट हैक कर लेना और कुछ भी चीजें हैक कर लेना, मतलब आपके पास हो लेकिन यूज कोई और कर रहा है, उसे हैकिंग करना कहते हैं। तो हैकिंग के अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 66 के अंतर्गत, किसमें आएगा? धारा 66। अगर कोई व्यक्ति हैकिंग करता है तो उसको 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। कितने साल का? 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। धारा 66 के अंतर्गत। और 66 ए क्या बोलता है? 66 ए बोलता है कि अगर आप किसी को गलत सूचना दे देते हैं, ऑफेंसिव मैसेज या मिस इन्फॉर्मेशन, किसी को गलत सूचना दे दिया जाता है धारा 66 ए के अंतर्गत। जैसे अभी इस समय खूब चल रहा है इंफॉर्मेशन के माध्यम से कि जैसे उस दिन हुआ कि जौनपुर के जिला न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा, ठीक, या कहीं पर बम की झूठी सूचना दे दी जाए, या फोन करके आप बता दें कि सर वहाँ एक मर्डर हो चुका है। अब खाने झूठ है, झूठी अफवाह है। तो झूठी अफवाह अगर किसी को देते हैं, झूठी कोई बात आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो तो धारा 66 ए के अंतर्गत क्या हो? आप अपराधी। किसी को झूठी सूचना देना यानी मिस इंफॉर्मेशन देना या ऑफेंसिव मैसेज देना, धारा 66 ए के अंतर्गत। लेकिन ध्यान से रखो, ये मामला आया कब? इसको असंवैधानिक करार दिया गया था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। कब? किसी को गलत सूचना देना ये गलत है। ये किस मामले में उजागर होकर क्या था? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस मामले में धारा 66 ए को असंवैधानिक किया गया था।
तो श्रेया सुंदर बनाम क्लियर हो गया ना। 66 बी क्या बोलता है? कंप्यूटर की चोरी, चोरी से कंप्यूटर खरीदना, चोरी वाला कंप्यूटर खरीदना। 66 बी मोबाइल की चोरी वाला खरीदते ना, कहते हैं हम केस लग गया बाटे किनको 66 बी लगा हुआ। आईटी धारा 66 बी ये क्या है? चोरी वाले मोबाइल खरीद देना, चोरी वाला कंप्यूटर खरीद देना। भाई 20,000 का मोबाइल है बेटा, आईफोन कोई बेच रहा है, वो तो आता महंगा है ना, और पूरे का दवाई 5,000 दो दे देंगे, तो आप ले लिए है मोबाइल चोरी की, आप पकड़े गए तो किसके अंदर आपका केस चलेगा? 66 डी। किसके अंदर? 66 डी। 66 सी क्या होता है? ये देखिए खतरनाक है। 66 सी किसी का पासवर्ड चुरा लो। 66 सी क्या बेटा? किसी का पासवर्ड। सोच लीजिए कितना खतरनाक नहीं चल रहा है। 66 का सी मतलब बेटा सी में किसी का पासवर्ड, आप वो पासवर्ड टाइपिंग कर रहे हैं, आप देख लिए, अब उसके बाद आप उसका पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसके मोबाइल में और उसने केस दायर कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? 66 सी के अंतर्गत जेल जाना है बेटा, चाहे आप उसका पासवर्ड या फिर उसकी ई साइन चुरा लें। 66 डी क्या बोलता है? 66 डी बोलता है किसी भी मामले की प्रतिरूपण कर देना, यानी फर्जी कॉपी बनाकर बेच देना। वो क्या है? 66 डी मतलब फर्जी कॉपी बनाकर भेज देना। एक तो ओरिजिनल कॉपी है, आप देखते हैं अक्सर लिखा होता है जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं उसमें लिखा है डू नॉट कॉपीराइट। कभी देखे नहीं देखे? किताब आप पढ़ी उसमें लिखा था डू नॉट कॉपीराइट। क्यों? आप किसी के लेखक की कोई चीज चुरा नहीं सकते। और ये है 66 डी। अगर उस लेखक का या उस आईटी के मैटर को आपने उसका फर्जी तरीके से अपने फोटोकॉपी करा लिया हो और ऐसे आप दे रहे हो किसी को, तो 66 डी के अंतर्गत क्या रहेगा? अपराध। कंफर्म? तो 66 डी क्या बोलता है? फर्जी कॉपी बनाना या प्रतिरूपण। 66 ई, 66 ई क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, आपस में संबंध अच्छा है उनका, ठीक, उसके बाद कुछ फोटो वोटो एक्सचेंजेस करते हैं, उसमें से गुप्तांग का चित्र अगर बिना अनुमति के प्रसारित कर दें, किसी लड़के या किसी लड़की का गुप्तांग का चित्र की बिना किसी अनुमति से प्रसारित कर दें, तो 66 ई के अंतर्गत क्या होता है? अपराध। साइबर क्राइम आप पढ़ेंगे कि किसी की फोटो आप ऐसे ही अपलोड कर देंगे तो भी आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, चाहे वो आपकी खास हो या ना खास हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आपने उसको किया और सामने वाले ने आपको कह दिया कि मैं ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं, तो आप साइबर के अंतर्गत पढ़ेंगे वो अपराध होता है। और 66 ई सिर्फ किसको बोलता है? गुप्तांग को अगर आप चित्रित करते हैं 66 ई के अंतर्गत क्या होगा? आपके अपराध, जिसमें 3 साल का कारावास से 2 लाख का जुर्माना। अगला होता है 66 एफ। 66 एफ क्या बोलता है कि अगर आप साइबर क्राइम करते हैं, साइबर आतंकवादी ग्रुप में काम करते हैं, तो आपको उम्र कैद। साइबर आतंकवाद समझ बेटा आपने? तो मतलब ऐसे कार्य करना जो देशद्रोह के खिलाफ, देश के खिलाफ जो देशद्रोह होता है, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो धारा 66 एफ के अंतर्गत साइबर आतंकवाद में, जिसके अंतर्गत क्या उम्र है। लेकिन 67 ए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, 67 ए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 67 ए और 67 बी दोनों महत्वपूर्ण है। देखो 67 ए क्या बोलता है? मैं तो देखिए नहीं है, दिखा रहे ना, मैं तो देखिए बता रहे हैं, उसको भेजा कि आप लोग उसको नोट कर लिख लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। 67 ए क्या बोलता है? अगर किसी, अभी आपने वहां पढ़ा था 66 ई के अंतर्गत किसी से गुप्तांग का क्या करना? प्रसारित करना। 67 ये बोलता है बेटा कि किसी की कोई अश्लील तस्वीर को वायरल कर देना, किसी कोई अश्लील तस्वीर को वायरल, जैसे आप देखते होंगे किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उनका क्या किया, अश्लील तस्वीर वायरल कर दी, या उनका संबंध जब तक अच्छा था लड़के लड़कियों का, तो भाई सारी फोटो एक दूसरे के एक्सचेंज हो रहे थे, तो उसने अपना फोटो एक्सचेंज भी कर दिया था। और फोटो एक्सचेंज करने के बाद क्या हुआ कि अब उसका रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो चाहे लड़का सन की हो चाहे लड़की सन की हो, दोनों में से कोई भी अगर मैटर होता हो, चाहे जो चाहे लड़का लड़की कर दे, लड़की चाहे लड़के कर दे, अगर किसी की कोई अश्लील फोटो या कामुक फोटो प्रकाशित कर देता हो, तो उसके अंतर्गत 67 ए के अंतर्गत क्या हो? अपराधी होगा। पहली बार अगर यह गलती करता है तो 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। पहली बार गलती करता है, तो अगर दोबारा गलती कर देता हो तो उसे हो 5 साल की सजा, और सजा सिर्फ नहीं, सश्रम कारावास है, यानी मेहनत भी करोगे जाकर के वहां, सश्रम कारावास और फिर 10 लाख का जुर्माना। समझे बेटा? तो ये सब करने से बहुत दूर रहिएगा। और बहुत सर देखिए बहुत कठिन है। कौन? 67 ए। और 67 बी भी क्या है? 67 बी इससे भी ज्यादा खतरनाक, किसी बच्चे की नग्न तस्वीर आप नहीं डाल सकते, यानी बाल पोर्नोग्राफी, यानी इसके अंतर्गत बच्चों के किसी अश्लील चित्रों को आप नहीं डाल सकते। क्लियर हो गया बेटा? तो 67 ए क्या है? किसी की अश्लील तस्वीर नहीं डाल सकते आप, कामुक तस्वीर नहीं डाल सकते आप, किसी आपका संबंध कभी अच्छा हो तो उसकी कोई फोटो हो जो
न्यूड हो या किसी तरीके से उसको अपलोड किसी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर 67B क्या बोलता है, अपना आपका अपना अधिकार भी है, आप जानते रहिए कि अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो ठीक है बेटा करो, हम तुमसे जेल मिलते हैं। आप 67B के अंतर्गत होता है कि अगर 67A बोलता है अश्लील और 67B क्या बोलता है बाल, क्योंकि कौन आता है ना कि आपने ये देखा है जिससे कभी बीच में साइबर क्राइम चल रहा था कि जैसे फोन उठाइए उधर से कोई लड़की का वैसे वीडियो ऑडियो आने लगता था, फिर बाद में ब्लैकमेल करता था कि अगर नहीं कि मैं वीडियो वायरल कर दो। आते हम भी 67B के अंतर्गत, 67A के अंतर्गत आप जेल जाओगे और 67B के अंतर्गत बच्चे करेंगे तो उसमें जेल जाना है। तो 67A 67B क्या है, अश्लील तस्वीरों को वायरल करने में। इस तरह का पहला मामला आया कहाँ था, फोटो वायरल या फिर अश्लील मामला आया किसमें? तमिलनाडु बनाम सुहास कुट्टी। किस मामले में था? तमिलनाडु बनाम सुहास कुट्टी। इसी मामले में सबसे पहला 67A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ था। सबसे पहले तमिलनाडु बनाम क्या था, सुहास कुट्टी। क्या बेटा बोलिए, तमिलनाडु बनाम सुहास कुट्टी मामले में पहला एफआईआर दर्ज हुआ था आईटी 67A। 70A क्या बोलता है, इसके लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। तीनों एजेंसियां, धारा 17 प्राधिकारियों की नियुक्ति, धारा 48 प्राधिकरण और धारा 70A नोडल एजेंसी। तीनों नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। कौन बेटा, केंद्र सरकार। अगला क्या है, धारा 71 गलत जानकारी देने पर जुर्माना होता है। धारा 72 किसी की गोपनीयता भंग करने के लिए, किसी की एकांतता भंग करने के लिए अगर करते हैं तो धारा 72 के अंतर्गत आता है। ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अगला होता है, कभी कभी आप एक चीज सुने होंगे, किसी को फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है, देखिए सुने नहीं सुने, किसी को फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं तो फर्जी सर्टिफिकेट देना धारा 74 के अंतर्गत अपराध है। अगर कोई आप फर्जी सर्टिफिकेट ले जाकर वेरिफिकेशन करा तो पकड़े जाओगे तो धारा 74 के अंतर्गत अपराध है। और इसमें क्या होता है कि 2 वर्ष का जेल भी है और 1 साल 1 लाख का जुर्माना। ये फर्जी की सिग्नेचर या फर्जी सर्टिफिकेट पेश करना। अच्छा, एक बात क्लियर करना बेटा, किसको बेलेबल वारंट होता है, कौन नॉन बेलेबल वारंट होता है। बेलेबल वारंट वो होते हैं, बेलेबल मतलब समझ रहे हैं, जमानती वारंट, जिसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। अपराध 2 तरीके से होता है, संज्ञेय और असंज्ञेय। ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो, 3 वर्ष से अधिक की सजा, उसमें बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध। यानी उसमें आपका बेलिंग वारंट नहीं रहेगा, एनबीडब्ल्यू चलेगा, नॉन बेलिंग वारंट, गैर जमानती वारंट। इसमें कितने साल सजा होती है, 3 साल से अधिक। और जो 3 साल से कम होता है उसमें बीडब्ल्यू चलता है, बेलिंग वारंट, यानी उसमें जमानती वारंट चलता है। इसमें 3 साल से कम वारंट और 3 साल से अधिक वाला में नॉन बेलिंग क्या चलता है, नॉन बेलिंग। अगला होता है धारा 78 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत 78 का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ध्यान समझिएगा, इन्वेस्टिगेशन जब भी कभी होता है, आप लोग एसआई बनेंगे, एसआई बनने के बाद आप ये करिएगा कि कभी भी पुलिस जांच पड़ताल नहीं करती। विवेचना का जो अधिकार होता है किसको होता है, एसआई नहीं अधिकारी होता है। किसको होता है, एसआई को। लेकिन किसी मामले की अधिक सघन जांच पेश करनी हुआ तो उस पे इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, यानी ट्रिपल स्टार रहेगा, हो जाता है ट्रिपल स्टार। बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसके अंतर्गत आईटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता हो तो उसकी जांच करेगा ट्रिपल स्टार यानी इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी। किस पर अधिकारी, यानी उससे एवं उससे नीचे नहीं। कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको जान लेते हैं। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। किस तरह, सूचना एवं प्रसारण। जो भी आप इससे अखबार हो गया, आईटी हो गया, कोई भी चीज होता हो जिसका संबंध सूचना होता है, समाचार से होता है, उसको कौन देखेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन भैया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद एक की पेयर होता है। की पेयर में 2 चीजें होती हैं, एक पब्लिक की होता है, क्या होता है, पब्लिक की, और एक होता है गढ़ती हो, क्या होता है, पब्लिक की, और क्या होता है, गढ़ती हो। अगला होता है पीड़ित व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट भी जा सकता है, यदि उसके मामला कुछ होता हो तो सीधे क्या कर सकता है, वो हाईकोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ। कौन सा चैप्टर था आपका, आईटी एक्ट सन 2000।